दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर क्रैब। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और क्रैब मतलब केकड़ा। द क्लेवर क्रैब मतलब कि चतुर केकड़ा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time in a dense jungle there was a beautiful lake। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ कभी भी किसी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इन अ डेंस जंगल मतलब एक घने, डेंस मतलब घना, और ये एडजेक्टिव इन ए डेंस जंगल है घने जंगल में। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल लेक, और लेक मतलब झील, एक सुंदर झील थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर झील थी। देयर लिव्ड मैनी वाटर क्रिएचर्स इन इट। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट, वहाँ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब निवास करना, रहना, और ये सेकंड फॉर्म है। देयर लिव्ड मैनी वाटर क्रिएचर्स इन इट, और वाटर क्रिएचर्स का मतलब होता है पानी के जीव। मतलब उस वहाँ पर बहुत कई मैनी वाटर क्रिएचर्स मतलब कई पानी के जीव रहते थे, जीव जंतु रहते थे। देयर वर्क फिश, क्रैब्स, क्रोकोडाइल्स एंड अदर एनिमल्स, मतलब कि वहाँ पर मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ और दूसरे अन्य पशु थे। नियर टू द लेक, नियर टू द लेक मतलब कि झील के पास। देयर लिव्ड अ श्रूड हेरन, और दोस्तों श्रूड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धूर्त, चालाक, चतुर से श्रूड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? नियर टू द लेक मतलब कि झील के पास। देयर लिव्ड अ श्रूड हेरन, और हेरन का मतलब होता है बगुला, एक धूर्त बगुला रहता था। चलिए आगे देखिए। ही लाइक्ड टू ईट फिश, उसे मछलियाँ खाना पसंद था। एंड क्रैब्स मतलब उसे मछलियाँ और केकड़े खाना पसंद था। फ्रॉम द लेक वाटर, फ्रॉम द लेक वाटर मतलब कि झील के पानी से उसे मछलियाँ और केकड़े खाना पसंद था। चलिए आगे देखिए। बट नाउ ही हैड ग्रोन ओल्ड एंड हैड नो स्ट्रेंथ लेफ्ट टू हंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और जब किसी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है भूतकाल में पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट नाउ, लेकिन अब, ही हैड ग्रोन ओल्ड, अब वह बूढ़ा हो गया था, बूढ़ा हो चुका था। एंड हैड नो स्ट्रेंथ लेफ्ट टू हंट, और उसके पास कोई भी ताकत नहीं बची थी टू हंट, शिकार करने की। वन डे, एक दिन, ही थॉट ऑफ ए प्लान, और दोस्तों ये अभी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, जिसका मतलब होता है सोचा। वन डे, एक दिन, ही थॉट ऑफ ए प्लान मतलब उसने एक योजना के बारे में सोचा। बाय विच, जिसके द्वारा, ही कुड ईजिली हंट मतलब जिसके द्वारा वह
आसानी से शिकार कर सके, एंड प्रे और शिकार बना सके उन फिश मछलियों को, एंड क्रैब्स और केकड़ों को। ही वेंट टू द लेक, ही वेंट टू द लेक मतलब कि वह झील के पास गया एंड स्टार्टेड शेडिंग क्रोकोडाइल्स टीयर्स। शेडिंग टीयर का मतलब होता है आंसू बहाना, तो क्या मतलब हुआ, ही वेंट टू द लेक मतलब है झील के पास गया, एंड स्टार्टेड शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स और वो घड़ियाली आंसू बहाने लगा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है घड़ियाली आंसू, और वो घड़ियाली आंसू बहाने लगा। इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति दिखावा करने के लिए रोता है, असल में वो रो नहीं रहा होता है, सिर्फ दिखाने के लिए रोता है, तो इस तरह के आंसुओं को क्रोकोडाइल टीयर्स कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। सम फिश दैट वर स्विमिंग देयर मतलब जो कुछ मछलियाँ जो वहाँ पर तैर रही थीं, केम अप टू हिम वो उसके पास आई, एंड आस्क्ड और पूछा, हेरन अंकल व्हाट हैपन उन्होंने क्या पूछा कि हेरन अंकल की बगुला अंकल क्या हुआ। वाई आर यू क्राइंग आप क्यों रो रहे हो। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वॉट मेड यू सो अपसेट मतलब ऐसी क्या बात है जिससे आप इतना परेशान हो। चलिए आगे देखिए। द हेरन फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी सो मैनी फिश और ये फील हैप्पी की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब खुश होना। द हेरन फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी सो मैनी फिश मतलब जो बगुला था वो इतनी सारी मछलियों को देख के बहुत खुश हुआ। बट डिड नॉट शो इट लेकिन उसने इस चीज़ को नहीं दिखाया। ही सैड इन अ ग्लूमी वॉइस और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ग्लूमी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदास। ही सैड इन ए ग्लूमी वॉइस उसने एक उदास आवाज़ में कहा बोला। आई एम वेरी अपसेट टुडे मतलब मैं आज बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। इन फ्यूचर भविष्य में आई विल नेवर बी एबल टू सी इन फ्यूचर मतलब कि भविष्य में आई विल नेवर बी एबल टू सी मैं कभी नहीं देख पाऊँगा। आई विल नेवर बी एबल टू सी यू पीपल इन दिस लेक उसने क्या कहा मैं भविष्य में आप लोगों को इस झील में कभी भी नहीं देख पाऊँगा। वाई क्यों, वॉट हैपन्ड क्या हुआ। आस्क्ड अ फिश एक मछली ने पूछा। वॉट मेक्स यू से सो आप ऐसा कैसे कह सकते हो। चलिए आगे देखिए। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह में आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर का मतलब था ज्योतिषी। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। मीट मतलब मिलना और मेट सेकंड फॉर्म है। इन द मॉर्निंग आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर मतलब कि सुबह में मैं एक ज्योतिषी से मिला। ही सैड उसने कहा दैट की दिस लेक वुड सून ड्राई अप क्या कहा उसने कि ही सैड की दिस लेक मतलब ये जो झील है वुड सून ड्राई अप वो जल्दी ही सूख जाएगी। एंड ऑल द लेक ड्वेलर्स और ड्वेलर्स का मतलब होता है रहवासी रहने वाले। एंड ऑल द लेक ड्वेलर्स और जो झील के जो रहने वाले हैं निवासी हैं ड्वेलर्स हैं वुड डाई उनकी मृत्यु हो जाएगी। आई एम वेरी सैड मैं बहुत उदास हूँ। आई हैव डिसाइडेड मैंने फैसला किया है टू कीप अ फास्ट एक फास्ट रख करने का मतलब कि एक उपवास करने का। टू प्लीज़ गॉड ईश्वर को मनाने के लिए। चलिए आगे देखिए। ऑल द फिश गॉट वेरी स्केयर्ड क्या मतलब हुआ दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत हो जाना और ये एक एडजेक्टिव है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है उस वाक्य को बनाने के लिए। तो गेट स्केयर्ड का मतलब होता है घबरा जाना, डर जाना, और ये सेकंड फॉर्म इसकी गॉट स्केयर्ड। तो आप ये चीज़ याद रखें कि इस एडजेक्टिव के साथ आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इससे वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा जैसा यहाँ पर किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ऑल द फिश गॉट वेरी स्केयर्ड मतलब जो सारी मछलियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा डर गईं। दे क्विकली डाइव्ड इन एंड वेंट टू देयर किंग क्या मतलब हुआ। दे दोस्तों दे मतलब वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दे एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति होंगे तो दे का प्रयोग किया जाएगा। और क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, और डाइव का मतलब होता है गोता लगाना। दे क्विकली डाइव्ड मतलब उन्होंने जल्दी से गोता लगाया, डाइव्ड इन अंदर उन्होंने गोता लगाया। एंड वेंट टू देयर किंग और वो अपने राजा के पास गए। देयर किंग मतलब अपने राजा के पास। आगे देखिए। दे टोल्ड हिम ऑल दैट द हेरन हैड सेड क्या मतलब हुआ।
दे टोल्ड हिम ऑल दैट द हेरन हैड सेड, मतलब हेरन ने, मतलब जो बगुलों ने जो भी उनको जो भी कहा था वो उन्होंने उसे बताया। द किंग ऑल्सो गॉट टेंस्ड, टेंस्ड का मतलब होता है तनाव में आ जाना, और ये दोस्तों ये भी वर्ड एडजेक्टिव है। द किंग ऑल्सो गॉट टेंस्ड, जो राजा था वो भी तनाव में आ गया। वन फिश एडवाइज्ड हिम, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। वन फिश एडवाइज्ड हिम, एक मछली ने उसे सलाह दी। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट की वी शुड बेटर कंसल्ट द हेरन, और दोस्तों इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है जब आप ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप उस वाक्य में किसी तरह के सलाह को या सुझाव को दर्शाना चाहते हैं, तो शुड के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। शुड का प्रयोग वहाँ पर हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जा सकता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई थिंक मतलब मुझे लगता है, दैट की वी शुड बेटर कंसल्ट द हेरन, मतलब मुझे लगता है कि हमें ये अच्छा होगा कि हमें उस बगुले से कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट करने का मतलब होता है किसी से परामर्श करना, हमें उससे बगुले से परामर्श करना चाहिए। अच्छा होगा कि हम उससे परामर्श करें। ही इज़ सो कंसर्न्ड फॉर अस, कंसर्न का मतलब है चिंतित होना। ही इज़ सो कंसर्न्ड फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत चिंतित है। चलिए आगे देखिए। द किंग अग्रीड एंड दे ऑल वेंट टू द हेरन, क्या मतलब हुआ? द किंग अग्रीड, अग्री का मतलब सहमत हो जाना, और इस सेकंड फॉर्म में द किंग अग्रीड, जो राजा था वो सहमत हो गया। एंड दे ऑल, और वो सब, वेंट वो गए, टू द हेरन, और वो सब बगुले के पास गए। दैट वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली, और दोस्तों इम्पेशेंटली को आप नोट कर सकते हैं, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बेसब्री से, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल पे ख़त्म होते हैं, तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। इम्पेशेंटली का मतलब होता है बेसब्री से। तो इस पूरी लाइन का क्या? इम्पेशेंटली ऑन द बैंक, ऑन द बैंक मतलब किनारे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इसको अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ से। द किंग अग्रीड एंड दे ऑल वेंट टू द हेरन, मतलब कि जो राजा था वो सहमत हो गया, तैयार हो गया, और वो सब बगुले के पास गए। दैट वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली, मतलब जो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, ऑन द बैंक किनारे पर। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, माई फिश इन्फॉर्म्ड मी वॉट द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड यू, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, और इस सेकंड फॉर्म में माई फिश इन्फॉर्म्ड मी मतलब मेरी मछलियों ने मुझे सूचित किया। वॉट द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड यू, जो ज्योतिषी ने आपको बताया। कैन यू सजेस्ट सम वे, क्या आप हमें कोई रास्ता सुझा सकते हो? सजेस्ट करने का मतलब होता है किसी को सुझाना, सुझाव देना। तो उसने क्या कहा? कैन यू सजेस्ट सम वे, क्या आप कोई रास्ता सुझा सकते हो? सो दैट, ताकि वी कैन सेव आवर सेल्व्स, ताकि हम अपने आप को बचा सकें। अदरवाइज, वरना, वी विल ऑल डाई, वरना हम सब मर जाएंगे, विदाउट वाटर, पानी के बिना। द हेरोन फेल्ट वेरी हैप्पी इन हिज हार्ट, तो क्या मतलब हुआ? द हेरन, जो बगुला था, फेल्ट वेरी हैप्पी इन हिज हार्ट, उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उसने बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस की। सीइंग हिज प्लान, अपने योजना को देखकर। सक्सीडिंग, सीइंग हिज प्लान सक्सीडिंग, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अपनी योजना को सफल होता हुआ देखकर जो ये हेरन था, मतलब बगुला था, वो मन ही मन अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुश हुआ। चलिए आगे देखिए। ही सैड, उसने कहा, यस, हाँ, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देयर इज़ अ ह्यूज डीप ब्लू लेक एट द एज ऑफ दिस जंगल, उसने क्या कहा? देयर इज़ अ ह्यूज, ह्यूज का मतलब बड़ा, विशाल, एक विशाल, डीप मतलब गहरा, ब्लू लेक एक नीली झील है, एट द एज ऑफ दिस जंगल मतलब इस जंगल के किनारे पर। तो उसने पूरा क्या कहा कि उसने कहा कि हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस जंगल के किनारे पर एक बहुत बड़ी, गहरी और नीली झील है। आई कैन टेक ऑल ऑफ़ यू देयर वन बाई वन, मतलब मैं आप सबको एक एक करके वहाँ ले जा सकता हूँ। बट लेकिन फॉर दैट, लेकिन उसके लिए, दैट यू नीड टू ट्रस्ट मी, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। इट विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और ये जो चीज़ है, इट विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो बहुत अधिक समय लेगा। चलिए आगे देखिए। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो? आई एम ऑलरेडी ऑन अ फास्ट टू प्लीज़ गॉड, उसने क्या कहा? आई एम ऑलरेडी ऑन ए फास्ट, मतलब मैं पहले से उपवास पर हूँ, टू प्लीज़ गॉड, ईश्वर को खुश करने के लिए। चलिए आगे देखिए।
द किंग सेड टू द हेरोन, जो राजा था उसने बगुले से कहा, अंकल वी ऑल फुली ट्रस्ट यू। उसने क्या कहा कि वी ऑल फुली ट्रस्ट यू, हम सब आप पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। प्लीज़ टेक अस टू दैट लेक, कृपया करके। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, टेक का मतलब होता है ले जाना, और यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। प्लीज़ टेक अस टू दैट लेक, कृपया करके हमें उस झील के पास, हमें उस झील पर ले चलिए। वी विल बी वेरी ऑब्लाइज टू यू, हम और ऑब्लाइज का मतलब है आभारी होना, एहसानमंद होना। वी विल बी वेरी ऑब्लाइज टू यू, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, या इसको ऐसे कह सकते हैं हम आपके बहुत एहसानमंद रहेंगे। यू आर सो कंसर्न्ड फॉर अस, आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो। यू हैव kept a fast for the sake of us, और सेक मतलब वास्ते। You have kept a fast for the sake of us, आपने हमारे वास्ते उपवास रखा है। Thanks to you, आपका धन्यवाद। चलिए आगे देखिए। Now अब the shrewd heron started taking the fish टू द लेक एट द एज ऑफ द जंगल। क्या मतलब नाउ, अब जो नाउ द श्रूड हेरन, अब ये जो श्रूड हेरन था मतलब ये जो धूर्त बगुला था, स्टार्टेड टेकिंग द फिश, वो मछलियों को ले जाने लगा, टू द लेक झील पर, एट द एज ऑफ द जंगल, जो कि कहाँ था, एट द एज ऑफ द जंगल, जो कि जंगल के किनारे पर थी। बट लेकिन एक्चुअली मतलब असल में, वास्तव में, इंस्टीड ऑफ टेकिंग दैम टू अ लेक, मतलब कि इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, इंस्टीड ऑफ टेकिंग दैम टू अ लेक मतलब कि, लेकिन असल में वास्तव में इंस्टीड ऑफ टेकिंग दैम टू अ लेक, उनको एक झील पर ले जाने के बजाय ही वुड टेक दैम टू अ रॉक केव। और दोस्तों रॉक केव का मतलब होता है चट्टानी गुफा। ही वुड टेक दैम टू अ रॉक केव, वह उनको चट्टानी गुफा पर ले जाता एंड डिवोर देम। डिवोर का मतलब होता है किसी को जल्दी जल्दी खा लेना, भकोस लेना, और वो उनको खा जाता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि लेकिन असल में उनको झील पर ले जाने की बजाय वह उनको एक रॉक केव पर, मतलब एक जो चट्टानी गुफा थी, वो उनको वहाँ ले जाता और उनको खा लेता। वन डे, एक दिन, एन इंटेलिजेंट क्रैब वेंट टू द हेरोन, मतलब एक दिन जो एक बुद्धिमान जो क्रैब था, जो केकड़ा था, वेंट टू द हेरोन, वो बगुले के पास गया, एंड सैड, और कहा, अंकल प्लीज़ टेक मी ऑल्सो, कृपया मुझे भी ले चलिए, टू द अदर लेक, दूसरी झील पर। आई डोंट वॉन्ट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। द हेरन अग्रीड, जो हेरन था, जो बगुला था, वो राज़ी हो गया, एज जैसे कि ही लाइक्ड द टेस्ट ऑफ क्रैब्स, उसे केकड़ों का जो स्वाद था वो भी उसे पसंद था। चलिए आगे देखिए। द क्रैब क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द हेरन, क्लाइम का मतलब चढ़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। द क्रैब क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द हेरन, मतलब जो केकड़ा था वो बगुले की पीठ पर, बैक मतलब पीठ, वो बगुले की पीठ पर चढ़ गया। एंड द हेरन फ्लू ऑफ, और ये जो बगुला था वो उड़ गया। When the heron was near to the rock cave, और जब ये बगुला जो था, हेरन was near, वो was to the rock cave, जब वो उस चट्टानी गुफा के नज़दीक था, the crab saw fish bones scattered there, scattered का मतलब होता है बिखरा हुआ, तो उसने क्या कहा, द क्रैब सो, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, द क्रैब सो फिश बोन्स स्कैटर्ड देयर, जो केकड़ा था उसने फिश बोन्स जो थी, मतलब जो मछलियों की हड्डियां थी, वो उसने वहाँ पर बिखरी हुई देखी। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, और ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, समझना इसका मतलब होता है। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, वह सब कुछ समझ गया। एंड गॉट फ्यूरियस, और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में वो आ गया। फ्यूरियस का मतलब है आग बबूला हो जाना, एंड गॉट फ्यूरियस, और वो आग बबूला हो गया। ही क्लाइम्ड टू द हेरन स्नैक, और वो क्या करा उसने, ही क्लाइम टू द हेरन स्नैक, और दोस्तों हेरन के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है काके की। तो हेरन स्नैक मतलब कि बगुले की गर्दन। ही क्लाइम टू द हेरन स्नैक मतलब वह बगुले की गर्दन पर चढ़ गया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, यू श्रूड बर्ड मतलब कि तुम धूर्त पक्षी, सो दिस इज़ द अदर लेक वेयर यू वर ब्रिंगिंग माई ब्रदर्स टू। उसने क्या कहा, तो इसका मतलब ये जो है ये वो वाली लेक है, झील है, दिस इज़ अदर लेक, ये दूसरी झील है, वेयर यू वर ब्रिंगिंग माई ब्रदर्स टू, जहाँ तुम मेरे भाइयों को ला रहे थे। नाउ अब, यू विल नॉट बी अलाइव, अब आप जिंदा नहीं रहोगे,
टू ईट एनी मोर फिश, और मछलियों को खाने के लिए। चलिए आगे देखिए। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, द क्रैब ग्रैब्ड द हेरोन्स नेक, वो जो क्रैब था, और ग्रैब का मतलब जकड़ लेना, पकड़ लेना, द क्रैब ग्रैब्ड द हेरोन्स नेक मतलब कि केकड़े ने बगुले की गर्दन को पकड़ लिया, मतलब उसको झपट लिया, इन हिज क्लॉज, अपने पंजों में, एंड ब्रोक इट, और उसे तोड़ दिया। द हेरन डाइड देन एंड देयर, देन एंड देयर का मतलब होता है तभी के तभी, जो बगुला था वो तभी के तभी, मतलब कि द हेरन डाइड देन एंड देयर, जो बगुला था वो तभी के तभी, वो मतलब उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर गया। द क्रैब समहाउ ड्रैग्ड द हेड ऑफ द हेरन टू द लेक एंड टोल्ड एवरीवन अबाउट हिज इल स्कीम, क्या मतलब हुआ? और जो ड्रैग का मतलब घसीटना, और ये सेकंड फॉर्म है, द क्रैब समहाउ ड्रैग्ड द हेड ऑफ द हेरन, और ये जो केकड़ा था उसने किसी तरह से उस बगुले की गर्दन को घसीट लाया, टू द लेक मतलब कि झील पर वो उसको घसीट लाया उसकी गर्दन को, एंड टोल्ड एवरीवन अबाउट हिज इल स्कीम, और उसने हर किसी को उसकी इस बुरी योजना के बारे में बताया। द किंग ऑफ द फिश, और ये जो राजा था मछलियों का, थैंक्ड द क्रैब, उसने उस क्रैब को मतलब कि उस केकड़े को धन्यवाद किया, फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द फिश, मतलब अन्य मछलियों के जीवन को बचाने के लिए उसने उस क्रैब को, केकड़े को धन्यवाद किया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? अ हंटर कैन नेवर बी अ प्रोटेक्टर, हंटर मतलब शिकारी, और प्रोटेक्टर का मतलब होता है रक्षक, बचाने वाला। जो एक शिकारी होता है, कैन नेवर बी अ प्रोटेक्टर, वो एक बचाने वाला, एक रक्षक कभी भी नहीं हो सकता है। वी शुड बी अवेयर, बी अवेयर मतलब होता है अवगत रहना, वी शुड बी अवेयर, हमें सावधान रहना चाहिए, अवगत रहना चाहिए, ऑफ श्रूड माइंड्स मतलब जो धूर्त इरादे वाले, धूर्त दिमाग वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों से हमें हमेशा ही अवेयर रहना चाहिए, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि वो जो धूर्त बगुला था उसने अपनी प्यारी प्यारी बातों से उन मछलियों को बेवकूफ़ बनाया और वो उनका मारने लगा, लेकिन जब उस केकड़े को उसकी सच्चाई समझ में आई तो उसने उसे सबक सिखाया। और जो इस कहानी का मॉरल है वो भी बहुत अच्छा है कि धूर्त लोगों से हमें हमेशा ही दूर रहना चाहिए। So friends, this was the story, and if you really enjoyed and if you really liked the story and if you really want to appreciate my work, so please like this video and please subscribe the channel so that, and press the bell icon so that whenever I upload a new video you get notifications. So guys, thank you so much for listening. Have a nice day and bye.